फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? तो कुछ लोग चाह रहे थे कि मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊं कि एलन के ए सेट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें आप कैसे बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैंने कोशिश की है कि आपके पास 23 अप्रैल जैसे है, तो अभी 10-11 दिन बचे हैं, तो मैं आपको 10 डेज़ की स्ट्रेटेजी बताऊं। वैसे मेरा अपना मानना ये है कि आप अपने लिए जो स्ट्रेटेजी बना सकते हो उससे अच्छी स्ट्रेटेजी आपके लिए कोई नहीं बना सकता। स्टिल मुझे लगता है कि अगर मैं ए सेट का पेपर दे रहा होता या जिन स्टूडेंट्स को मैंने देखा है सेट का पेपर देते हुए, उस हिसाब से क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो मैं आपको थोड़ा थोड़ा गाइड कर देता हूँ। बाकी आप अपने लिए जो स्ट्रेटेजी बेस्ट समझें वो अडॉप्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो मेरे को लगता है, देखो, प्रैक्टिस से बढ़िया कोई चीज़ ही नहीं है। तो ट्राई टू सॉल्व वन प्रीवियस ईयर पेपर और सैम्पल पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर तो एलन के ए सेट के मिलते नहीं है, क्योंकि एलन ये देता ही नहीं है बच्चों को ले जाने के लिए। ज़्यादातर बच्चे हमसे भी मांगते हैं कि सर प्रीवियस ईयर पेपर दे दो, लेकिन अवेलेबल ही नहीं है, कैसे दे दें। कुछ सैंपल पेपर हैं जितने मुझे मिल पाए क्लास वाइज, मैंने अपनी ऐप में फ्री कंटेंट सेक्शन में डाले हुए हैं। ठीक है, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फ्री कंटेंट सेक्शन में जाके आप सैंपल पेपर देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आप किसी भी कोचिंग का सैंपल पेपर उठा लो जो कि एडमिशन टेस्ट होता है। कुछ के मैंने अपनी ऐप में, फिर से बोल रहा हूँ, डाले हुए हैं। नारायणा का डाला हुआ है आई थिंक, है ना, और भी देख लेना, एक आध कोचिंग का और होगा, तो वो आप देख सकते हैं और उनकी आप प्रैक्टिस करो। बाकी ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हो। और ये प्रैक्टिस आपने कैसे करनी है? टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से करनी है। आपने देखना है कि भाई वहाँ पे 2 घंटे का टाइम है, मुझे 2 घंटे के टाइम के हिसाब से करनी है। और एक OMR शीट का प्रिंट आउट लेकर बैठना। PDF ले लो कहीं से, उसका प्रिंट आउट निकलवा लो, नहीं तो बाजार में स्टेशनरी की दुकान पे OMR शीट मिल जाती है, उसको लेकर बैठना। और 2 घंटे में आपको 80 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, और OMR शीट भी भरनी है साथ साथ। OMR शीट भरने में गलती नहीं करनी है, ऐसा नहीं कि आंसर क्वेश्चन का ये आया था, OMR शीट में डी भरा हुआ है। तो ये सारी चीजें अवॉइड करने के लिए OMR शीट साथ में भर के बैठना। ठीक है, लेके बैठना, उसको भरना। और अगर आपके पास अवेलेबिलिटी है, ठीक है, अवेलेबिलिटी अगर आपके पास में है, तो आप क्या करो, आप किसी स्टडी मटेरियल ले लो, कोई NCERT का एग्जाम्पलर ले सकते हो, ऑनलाइन भी मिल जाता है। ठीक है, पियर्सन की बुक्स ले सकते हो। कोई आपके पास किसी रेप्यूटेड कोचिंग का मटेरियल है तो वो भी ले सकते हो, उसमें से आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, कॉन्सेप्ट चाहो तो रिवाइज कर लो। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास ये सब चीज़ें नहीं है तो खरीदने की जरूरत नहीं। मैं आपको ये नहीं कह रहा पियर्सन खरीद लो, किसी कोचिंग का मटेरियल खरीद लो, एग्जाम्पलर देख लो, एग्जाम्पलर आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप ये सब कर लो तो आपके जो वीक एरियाज निकल के आए, सपोज आपको लग रहा है मैथ्स में मेरा ये वाला चैप्टर वीक लग रहा है, उसकी प्रैक्टिस बढ़ा दो। ठीक है ना, इन दोनों पॉइंट के हिसाब से जो आपको वीक एरियाज लग रहे हैं, सपोज आपको लग रहा है फिजिक्स, फिजिक्स में सपोज आपको लग रहा है कि आपका मैकेनिक्स वीक है, जस्ट एन एग्जांपल दे रहा हूँ, सिलेबस में है कि नहीं मुझे पता नहीं, मैकेनिक्स वीक है तो मैकेनिक्स पे अपना फोकस बढ़ा दो। मैथ्स में आपको लग रहा है कि मेरी जो है फैक्टराइजेशन वीक है, तो वहां पे अपना फोकस बढ़ा दो। तो वीक एरियाज पे फोकस करो। जो स्ट्रॉन्ग एरिया है, जो एवरेज एरिया, उनके सवाल तो निकाल ही लोगे। वीक एरियाज क्या है? वीक एरियाज को अगर इंप्रूव करोगे तो वो आपके लिए एक बोनस हो जाएगा, क्योंकि वीक एरियाज के क्वेश्चन आप वहां पे फिर जाके पेपर में कर पाओगे। ठीक है, ये बात हुई। उसके बाद मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ये स्कोरिंग टेस्ट है, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती, तो इसके ऊपर फोकस करो। बहुत से बच्चे इसको छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, मैंने अपनी ऐप में, फिर से बता दे रहा हूँ, ऐप में मैंने कुछ 4-5 फ्री टेस्ट डाले हैं, जितने मुझे टाइम मिल पाया मैं बना पाया। 4-5 फ्री टेस्ट डाले हैं, वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। फ्री कंटेंट सेक्शन में स्टडी मटेरियल भी है इसका, मेंटल एबिलिटी टेस्ट का, वो भी पढ़ सकते हो। अदरवाइज आपको इजीली ऑनलाइन भी मिल जाता है। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करो, इसके लिए टाइम डिवोट करो। और ये बहुत स्कोरिंग है, 20 में से 20 क्वेश्चन भी करा करके आ सकते हो आप वहाँ पे ना। ठीक है, इसके 20 क्वेश्चन आएंगे सबसे ज़्यादा, और सबसे अच्छी बात है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये अगर आप पूरा कर दोगे तो आपके 80 मार्क्स तो यहीं पर हो गए। ठीक है, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बचता है, बायोलॉजी बचता है, जो भी आपका वो होगा, और उसमें आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। सिलेबस ओरिएंटेड स्टडी करो, जो एलन ने सिलेबस दिया है उसकी स्टडी करो। बहुत सारी बात ये आ रही है कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, या 10th में 9th का सिलेबस आ रहा है, या 10th में 11th का सिलेबस आ रहा है। उसको प्रिपेयर करने का फायदा भी क्या होगा? अगर मान लो आप उसको प्रिपेयर कर रहे हो तो उसका फायदा भी क्या है? ठीक है ना, आप तो जो सिलेबस वहां दिया है, जो आप अभी जिस क्लास का एग्जाम दे के आए हो, उसके एग्जाम में आपने जो पढ़ लिया उसके बेस पे करो, क्योंकि वो आपका स्ट्रांग है। नई चीजों में पढ़ोगे तो ना तो नई चीज समझ आएगी, और ये जो पुरानी चीज के प्रैक्टिस करने का जो टाइम था वो भी आप लूज कर दोगे। तो इसमें बिल्कुल मत पढ़ो। मैं बार बार कमेंट्स में भी बच्चों को बता रहा हूँ कि आउट ऑफ सिलेबस वाली चीजों में मत पढ़ो। अगर आएगा तो आप क्या कर लोगे? आउट ऑफ सिलेबस आना ही है तो आप कितना सिलेबस पढ़ लोगे? आउट ऑफ सिलेबस आपको पता नहीं है ना, सिलेबस तो बहुत है। क्या आप पूरी 11th का सिलेबस पढ़ लोगे अगर 10th में हो? या पूरी 9th का सिलेबस रिवाइज कर लोगे अगर 10th में हो? नहीं कर पाओगे। तो जिस क्लास में हो, प्रेजेंट क्लास के सिलेबस की अच्छे से तैयारी कर लो। ठीक है, और ये सब जब प्रिपरेशन कर रहे हो तो अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करो और कोशिश करो कि इनको रिपीट ना करो। बहुत सारे बच्चे होते हैं मिस्टेक्स ही रिपीट करते रहते हैं, तो वीक एरियाज पे वर्क करो, मिस्टेक्स रिपीट नहीं होनी चाहिए।
ठीक है, मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम जो है वो अपना आइडेंटिफाई करो। किस समय आप मोस्ट प्रोडक्टिव होते हो? कोई बच्चा अर्ली मॉर्निंग में मोस्ट प्रोडक्टिव होता है, मतलब जब आपकी एनर्जी ज़्यादा होती है। ठीक है, किसी को लगता है मैं आफ्टरनून में पढ़ सकता हूँ, किसी को लगता है मैं नाइट में पढ़ सकता हूँ। वो टाइम जिस समय आप पढ़ो और आपको समझ में आए वो आपका मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम है। उसको यूटिलाइज करो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि उस समय जो आप पढ़ लोगे वो आपको ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगा, अच्छे से याद रहेगा। सिटिंग हैज़ बीन प्रूवन टू बी द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ स्टडिंग, ये तो कोई पूछने की बात नहीं है। बैठ के जब आप टेबल चेयर पे पढ़ते हो या सिटिंग करके पढ़ते हो, टेबल चेयर नहीं भी है किसी के पास तो भी अगर आप बैठ के पढ़ते हो, ठीक है, जिसको सुखासन में बैठना, चौकड़ी मारना, पालथी मारना बोलते हैं, उसमें बैठ के जब आप पढ़ते हो तो वो जो मेथड है वो मोस्ट इफेक्टिव है स्टडी के लिए। तो हमेशा बैठ के पढ़ें। कई लोग आजकल तो रूटीन क्या हो गया ना, बिस्तर में लेटे लेटे पढ़ रहे हैं, हर समय बिस्तर में बैठे हुए हैं, सोफे पे लेट गए उसमें पढ़ रहे हैं। उससे कोई फायदा नहीं है, बैठ के पढ़िए और डीप ब्रीदिंग करिए। आप थोड़ी करके देखो, 2-2 मिनट, 3-3 मिनट डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग का मतलब पूरा इनहेल करो, अपने डायाफ्राम में सांस भरो, और पूरा एक्सहेल करो, अपने डायाफ्राम से सांस छोड़ो। और कोशिश करो कि ऐसी फीलिंग लो कि जब आप इनहेल कर रहे हो तो पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर जा रही है, और जब आप एक्सहेल कर रहे हो तो नेगेटिव एनर्जी आपसे बाहर आ रही है। इस तरह की चीजें दिन में 3-4 बार करके देखो, देखो आपका माइंड एकदम से फ्रेश होगा। और जब माइंड फ्रेश होता है तो पढ़ाई हमारी बहुत अच्छे से होती है। ये छोटी छोटी चीजें, डीप ब्रीदिंग एक्सेट्रा, ये छोटी छोटी चीजें, पर इनके रिजल्ट बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, आप करके देखना। अगेन, वन मोर इंपॉर्टेंट चीज, कि अपने आप को किसी और से कंपेयर मत करो कि मेरे को 10% स्कॉलरशिप मिली, उसको 30% मिल गई, फला को 80% मिल गई, मुझे 90% आनी है। ऐसा कुछ नहीं करना, उससे आप अननेसेसरी आप अपने आप को ना प्रेशराइज कर रहे हो। ठीक है, स्कॉलरशिप इज अ शॉर्ट टर्म गेन, मैं बार बार बोलता हूँ, ये शॉर्ट टर्म गेन है। आपका मेन फोकस होना चाहिए कि आप एक अच्छी कोचिंग में एडमिशन लो, उस कोचिंग में जो पढ़ाया जा रहा है, एडमिशन लेने के बाद उसको अच्छे से पढ़ो, और आपका जो एम है, जो आपका जिस कॉलेज के लिए आपने एम किया हुआ है, उस कॉलेज में एडमिशन लो। ठीक है, अभी ये मत सोचो कि यार मेरे को 20% मिल गई, मेरे फ्रेंड को तो 30% मिल गई। कई लोग ऐसे हैं जिनको बेचारों को एसेट के बारे में पता ही नहीं था। मुझे कमेंट आते हैं कि सर आपका वीडियो हमने बाद में देखा, हमें पहले पता होता तो हम भी एसेट का एग्जाम दे देते, लेकिन उन्होंने फिर फुल फीस देके एडमिशन ले लिया। तो मैंने यही समझा देता हूँ, स्कॉलरशिप इज ए शॉर्ट टर्म गेन। ठीक है, तो ये प्रेशर नहीं लेना कि मुझे बिल्कुल ही 80% चाहिए, 90% चाहिए, और स्कॉलरशिप ही नहीं आई तो बिल्कुल डिप्रेस हो गए, "अरे यार मेरी तो स्कॉलरशिप नहीं आई"। ठीक है ना भाई, आप तो फुल फुल पैसे, ये मान के चलो कि मुझे तो फुल फीस देनी थी, इसमें अगर कुछ स्कॉलरशिप मिल जाती है वो बोनस है, नहीं मिला तो अच्छा है, आगे मुझे अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, कहीं ना कहीं तो कवर हो ही जाएगा। ठीक है, कॉन्फिडेंस इज द की, कॉन्फिडेंस की है। हमेशा पॉजिटिव रहो, ये मत सोचो मुझे ये नहीं आता वो नहीं आता, जो आता है उस पर फोकस करो, अपने आप पे भरोसा रखो, अपनी प्रिपरेशन पे भरोसा रखो। अब देखो, बिल्कुल ही नहीं पढ़ोगे तो फिर ये सारी चीजें तो किसी किसी उसके रेलिवेंट है ही नहीं ना। पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, पॉजिटिव रहो, और अपनी परफॉर्मेंस बेटर देके आओ एग्जामिनेशन हॉल में। बाकी तो जो रिजल्ट आएगा जैसा आएगा, हर बच्चा टॉप नहीं कर सकता, हर बच्चा फेल नहीं हो सकता। ठीक है ना, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, तो अपना बेस्ट देकर आओ, बाकी रिजल्ट छोड़ दो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसको इजी लो, टेक इट इजी मैन, इट्स जस्ट एन एग्जाम। वो कुछ बोलता है ना सलमान खान, टेक इट इजी मैन, रिलैक्स मैन, इस टाइप से कुछ बोलता है। तो वही ध्यान रखो, टेक इट इजी मैन, इट्स जस्ट एन एग्जाम, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ऐसे बहुत से एग्जाम आप दे चुके हो, बहुत से एग्जाम आप दे रहे हो, और बहुत से एग्जाम फ्यूचर में देते रहोगे। ठीक है, तो इसके लिए बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छे से पढ़ो, स्कॉलरशिप मिल जाती है अच्छी बात है, नहीं मिल जाती तो आपने तैयारी कर ली, अल्टीमेटली तैयारी तो हो ही रही है। तो जाओ, अपने आप पे भरोसा रख के जाओ, अच्छे से अगेन आप एग्जाम देकर आओ और अपनी तैयारी में लग जाओ। हमारी तरफ से एक बार फिर आपको ऑल द वेरी बेस्ट।